हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले ही हम लोग अपने सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है, कृषि क्या है, खनन क्या है और बहुत सी तरीके की कृषियाँ। आज हम लोग द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे। तो द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से गुणवत्ता एवं उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। मतलब कि जो हमें प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसी को हम लोग उसी उत्पाद में हम लोग जब गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, उसे और ज़्यादा उपयोगी बना देते हैं, तो उसे द्वितीयक क्रिया कहेंगे। जैसे कि हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है कृषि। उससे हम लोगों ने कपास को उगाया और कपास का उपयोग सीमित है। उससे हम लोग गद्दे बना सकते हैं, तकिया बना सकते हैं, ऐसी ही कुछ चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जब हम उस कपास से हम लोग तागा बना देंगे या हम लोग कपड़ा बना देंगे, तो उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी और वो और अधिक उपयोगी बन जाएगा, जिससे कि उसकी जो मूल्य में है तो वृद्धि हो जाएगी। तो इसे ही हम लोग द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। वस्तुओं में गुणवत्ता लाना और उसे और ज़्यादा उपयोगी बनाना द्वितीयक क्रिया का कार्य है। अब हम लोग देखते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। तो विनिर्माण का मतलब होता है उत्पादन करना। इसमें हाथ से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन अब बढ़ते समय के साथ मशीनों का भी हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। और इन दोनों से जो रिलेटिव उद्योग होता है उसे हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें हस्तशिल्प कार्य, लोहे इस्पात के कार्य और खिलौने आदि बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प कार्य जैसे कि हाथ से कोई घर में कुछ बना रहा है, और लोहे इस्पात से जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वो लोहे से कोई उपकरण बना रहा है, जैसे कि बोल्ट बना रहा है या फिर घर के सामान बना रहा है। खिलौने जो प्लास्टिक है उससे हम खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो ये सब विनिर्माण उद्योग में आते हैं। इसमें उत्पादन कैसे किया जाता है? इसमें उत्पादन शक्ति के द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की वस्तुएं उत्पादन करी जाती हैं और एक ही जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक ही प्रकार की वस्तु, जैसे कि अगर कोई मिल कपड़ा बना रही है तो वो सिर्फ कपड़ा ही बनाएगी। वो ये नहीं है कि अब वो बिस्किट भी बनाने लगेगी। तो अगर कोई मिल कपड़ा बना रही है तो वो कपड़ा ही बनाएगी और एक जैसा कपड़ा बनाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही मिल लगी है और फिर उसमें सिल्क का कपड़ा भी बनना है और क्रेप का भी कपड़ा बनना है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कॉटन बना रही है तो वो सिर्फ कॉटन का ही कपड़ा बनाएगी। इसमें हम लोगों को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जो कि काम करना जानते हो, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों और अच्छे से काम करना जानते हो, क्योंकि इसमें मशीनों का यूज़ होता है। अब हमारा टॉपिक आता है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग। आधुनिक मतलब कि जो हमारे मॉडर्न एज में जो हम लोगों के उद्योग चल रहे हैं, जो हम लोगों की इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं मॉडर्न एज में, ये हमारे आजकल के उद्योग हैं। तो आजकल के उद्योगों की क्या विशेषताएं होती हैं? कौशल का विशिष्टीकरण। इसमें उत्पादन जो है तो बड़े स्तर पर किया जाता है। कौशल का विशिष्टीकरण, इसमें स्किल्ड लेबर हम लोगों को चाहिए होते हैं, जो कि काम करना अच्छे से जानते हों, उन्होंने इस स्किल को सीखा हो, और ये लेबर हमारे आदेशानुसार कार्य करते हैं। जब इंडस्ट्री का मालिक उन्हें ऑर्डर देगा कि इतना प्रोडक्ट बनाना है, तो वो लोग उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना कि मालिक ने बनाया है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अगर हम लोग ज़्यादा ही उत्पादन कर देंगे तो क्या पता वो फिर ना बिके, और हमारे जो लेबर हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे और मशीनें भी ज़्यादा लगेंगी, जिससे अगर सामान नहीं बिका या सामान की सप्लाई अच्छे से नहीं हुई तो फिर कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसलिए आदेशानुसार कार्य किया जाता है। अब हमारा आता है यंत्रीकरण। तो जैसे मैंने बताया कि अब मॉडर्न एज में हाथों से काम ना होकर अब मशीनों से काम किया जा रहा है। तो उद्योग में स्वचालित मशीनों का उपयोग हो रहा है। स्वचालित मशीन, जो मशीन खुद से चलती है, जिन्हें कंप्यूटर कंट्रोल करता है, ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये मैकेनाइजेशन अब पूरे विश्व में प्रयोग हो रहा है।
क्योंकि इसमें समय कम लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यह अब पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जा रहा है। किनका? स्वचालित मशीनों का पूरे विश्व में प्रयोग किया जा रहा है। अब हमारा आता है प्रौद्योगिकी नवाचार। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि पहले हाथों से काम होता था, फिर मशीनें आई और अब हमारी स्वचालित मशीनें आई। तो हम लोग जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, डेवलप्ड होते जा रहे हैं। तो इसे ही हम लोग प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं। इसमें और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अपशिष्टों का समुचित निस्तारण। जो अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें सही से उन्हें ठिकाने पर लगा दिया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण, जो जैसे कि हम लोग पहले देखते थे कि पहले चिमनी वाले उद्योग चलते थे, जैसे कि कपड़ा मिल से बहुत सारा गंदा पानी निकल रहा है और उससे धुआं निकल रहा है। चमड़ा मिल से जो चमड़े की फैक्ट्री होती थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी निकलता था। तो अब इन पर नियंत्रण किया जा रहा है। अब पानी को साफ़ सुथरा करके तब फैक्ट्री से निकाला जाता है। इसमें तकनीकी दक्षता में अभिवृद्धि की जाती है। और संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। तो जैसे कि हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है। इसमें एक लेबर को एक काम दे दिया गया कि आप फिर वही करिए, श्रम विभाजन कहते हैं। इसमें एक लेबर को जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। अगर उसे पैकेजिंग में लगाया गया है तो वो सिर्फ पैकेजिंग ही करेगा, वो फिर कंपनी का मैनेजमेंट नहीं देखेगा। अगर उसे पैकेजिंग पर लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग पर ही अपना फोकस करेगा। इसमें कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाता है। लागत बहुत ही कम, कोई भी मालिक सोचेगा कि लागत कम से कम आए और उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो ताकि उसका प्रॉफिट अधिक से अधिक हो। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि मशीनों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें पूंजी बहुत लगती है। स्वचालित मशीनों का एक तो इसका इसमें यूज़ होता है, तो इसमें पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें मैनेजर ऑफिसर रखे जाते हैं। जो मैनेजमेंट देखने के लिए इसमें मैनेजर रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें लेबर बहुत कम होते हैं, मशीनों का ही काम होता है, तो इसमें बहुत कम लेबर को रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण। तो जैसे कि हम लोगों को पता चल रहा है कि ये बहुत ही डेवलप्ड एरिया में होगा, क्योंकि इसमें स्वचालित मशीनें लग रही हैं, इसमें पूंजी ज़्यादा लग रही है, श्रम विभाजन का प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब बहुत ही डेवलप्ड एरिया में होंगे। इसीलिए वर्ल्ड के संपूर्ण भूभाग पर सिर्फ और सिर्फ 10% पर ही आधुनिक विनिर्माण स्थित है, क्योंकि इसमें पूंजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए ये डेवलप्ड एरिया में ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पर ये उद्योग होते हैं वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है अमेरिका, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो वहाँ पर लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा है, उसके पास राजनीतिक शक्ति भी ज़्यादा है। तो इसे हम लोग कहते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण। अब हमारा आता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें वो कारक आते हैं जो कि उद्योग को स्थापित करने को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उद्योग अपनी लागत को कम से कम करके अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट फिर ज़्यादा होगा, उसकी लागत कम आएगी। वो ऐसी स्थिति को चुनेगा जिसमें उसकी लागत कम आए लेकिन उसका उत्पादन ज़्यादा हो। तो इसे ही कहते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारा पहला कारक है बाज़ार तक पहुंच। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर फैक्ट्री लगाना चाहेगा तो वो उस जगह पर लगाएगा जहाँ पर उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो, ताकि उसे परिवहन व्यय ज़्यादा ना करना हो। अगर इस एरिया में कपड़े की मांग ज़्यादा है तो इंडस्ट्री का जो मालिक होगा, जो लगाना चाहता है, वो यहीं पर इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि उसका परिवहन ज़्यादा नहीं होगा। उसको इस स्थान से इस स्थान पर भेजने में जो परिवहन व्यय आएगा वो उसका नहीं लगेगा। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा मांग होती है उद्योग वहीं पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि हमारा वाहन व्यय कम आए, और ये अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि वाहन व्यय लग नहीं रहा है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कच्चे माल की प्राप्ति, वही चीज़ है कि अगर हमें कच्चा माल बहुत ज़्यादा दूर से लाना पड़ रहा है तो उसमें परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और अगर जो हमारा कच्चा माल है वो बहुत ज़्यादा भारी है तो इसमें और ज़्यादा हमारा व्यय लग जाएगा। इसलिए कच्चे माल की जहाँ पर हमें प्राप्ति होती है हम लोग वहीं पर
अपना उद्योग स्थापित कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चीनी मिल, लुगदी और कागज़ बनाने जैसे उद्योग। तो चीनी मिल का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने के खेतों के पास जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है वहीं पर ही चीनी मिल क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा दूर से गन्ना लाएंगे तो एक तो वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और दूसरी बात उसका जो ग्लूकोज होता है वो सूखने लगता है, तो उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन में प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसलिए जो चीनी मिल है वो गन्ने के खेतों के पास लगाया जाता है। यही हमारा जो कागज़ और लुगदी बनाने का उद्योग है इसी में भी यही बात लागू होती है, और जो हमारा इस्पात उद्योग है उसमें भी यही बात लागू होती है। जो हमारा अयस्क होता है, जो हमारा इस्पात होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो उसमें परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए जहाँ पर हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है वहीं पर उसी के आसपास हमारी मिल या फैक्ट्रीज लगती हैं। जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनकी फैक्ट्री भी बहुत ही करीब लगती हैं, जैसे कि दूध से बनी हुई चीज़ें, ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। अगर हम परिवहन में ही बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। अब हमारा दूसरा है श्रम आपूर्ति। तो फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर लेबर होने चाहिए, वहाँ पर हमें सस्ती और सुलभ श्रम मिलनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन कम आए। जहाँ पर हमें सस्ती और आसानी से हमें लेबर मिल जाएंगे वहाँ पर फैक्ट्री लगाना हमारे लिए लाभकारी होगा। अब है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। तो हम लोग देखते हैं कि अब जो उद्योग लग रहे हैं उसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत है। जो कार्य हो रहे हैं वो शक्ति के साधनों द्वारा ही हो रहे हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल है, कोयला है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी से अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो होता है। तो ऊर्जा के स्रोत के पास ही ये स्थापित किए जाते हैं। अगर कहीं पर कोयला की अच्छी मार्केट है तो उद्योग वहाँ पर स्थापित होंगे, क्योंकि कोयला भारी होता है और हमें ज़्यादा दूर से लाना नहीं होगा। इसीलिए शक्ति के साधनों तक पहुँच को देखा जाता है। परिवहन संचार की सुविधाएं, हम लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है उसे भेजना होता है और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे मंगाना होता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही अच्छी सड़क और तीव्रगामी परिवहन की आवश्यकता होती है। हमें सस्ता और तीव्रगामी परिवहन चाहिए होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईरी झील, जो हमारी यूएसए में है। तो हमारा आता है मॉडर्न एज में संचार सुविधाएं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर लेने कोई पर्सन या मैनेजर नहीं आता है। ऑर्डर हम लोगों ने ईमेल में लिखकर भेज दिया या हमने एक फ़ोन कॉल कर दी कि हमें ये चीज़ें चाहिए और इंडस्ट्री वो बनाने लगी। तो अगर संचार सुविधाएं हम लोगों को अच्छी मिल रही हैं किसी जगह पर, वहाँ पर इंडस्ट्री हमें लगाने में आसानी होगी। दूसरी बात है सरकारी नीति। अगर कहीं की सरकार बहुत ज़्यादा तंज कसती है इंडस्ट्री पर, बहुत ज़्यादा कर लगा रही है, बहुत ही ज़्यादा कह रही है कि आप इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जो उसका मालिक है। तो तो इंडस्ट्री लगाने वाला देखेगा कि वहाँ की सरकारी नीति में थोड़ी सहूलियत दी जाए, वहाँ पर कम कर लगाया जाए और विशेष सुविधाएं दी जाए कि और ऋण देने की सुविधा हो, मतलब कि हमें आसानी से लोन मिल जाए। अगर कहीं की सरकार हमें आसानी से लोन देने के लिए तैयार है तो इंडस्ट्री का मालिक भी खुश हो जाएगा और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब है उद्योगों के मध्य संबंध। अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं की फैक्ट्रीज हैं उनके बीच में अगर संबंध अच्छे हैं या वो एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, तो ऐसी जगह पर भी इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी लग जाती हैं। मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है, ये कपास से बिनोले, जो रुई के बीज होते हैं उन्हें निकालने का काम करती है। तो इसी इंडस्ट्री के पास एक और फैक्ट्री लग जाएगी धागा बनाने की, यहाँ पर थ्रेड बनेगा। तो यहाँ से कच्चा माल निकला और यहाँ पर धागा बना, तो यहाँ पर परिवहन व्यय बहुत कम आएगा। और फिर जहाँ पर हमारा थ्रेड बनेगा वहीं पर एक हमारी मिल लग गई, कपड़ा मिल। तो इन सब के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। यहाँ पर परिवहन व्यय भी कम लगेगा और इन लोगों के बीच में अच्छे संबंध भी होंगे। तो ऐसे जगहों पर बहुत जल्दी फैक्ट्रियाँ लगती हैं।
अलग अलग उद्योगों के बीच अंतर संबंध यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कपास, सूत और कपड़ा। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से बता दिया। अब हम लोग देखते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर। इसके ये 4 प्रकार हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी भी उद्योग का वर्गीकरण करते हैं। तो आकार के आधार पर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये किस आकार की उद्योग है, किस आकार का उद्योग है। तो इसे हम लोग पता करते हैं उसमें निवेश की गई पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। अगर किसी उद्योग में ज़्यादा पूंजी लगी, वहाँ पर ज़्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उत्पादन की मात्रा हमें ज़्यादा मिल रही है, मतलब कि वहाँ का जो उद्योग है वो बड़ा है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आकार के आधारों पर उद्योग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है, ये सब उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो परिवार के सदस्य घर पर ही कार्य करते हैं और जो माल निकलता है, ये लोग जो माल बनाते हैं वो स्थानीय बाजार तक ही सीमित रहता है। ये यहीं पर बिक जाता है क्योंकि ये लोग बहुत ही छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसमें हाथों से काम किया जाता है और इसमें पूंजी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य। अगर कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो हम लोग देखते हैं कि उसके परिवार के लोग भी वही काम करते हैं और वो लोग घर पर ही ये काम कर लेते हैं और इसमें पूंजी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इसका उदाहरण है मिट्टी के बर्तन, रस्सी बनाना और भेड़ बकरी पालना जैसे काम। अब हमारा आता है छोटे पैमाने के उद्योग। तो ये कुटीर उद्योग से बड़ी इकाई होती है। इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, इसमें मजदूर ज़्यादा लगते हैं। इसमें भाड़े के मजदूर रखे जाते हैं और जो काम है वो घर के बाहर होता है। कुटीर उद्योग में घर पर ही काम कर लेते हैं वो लोग, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग में फैक्ट्री लगती है, छोटी मोटी सी फैक्ट्री, और वहाँ पर भाड़े के मजदूर रखे जाते हैं। ये स्थानीय बाज़ार, इसका जो प्रोडक्ट है वो स्थानीय बाज़ार तक ही सीमित रहता है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो घरेलू उद्योग से ज़्यादा होता है। इसमें हाथों से काम होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही काम हो, इसमें मशीनों का भी उपयोग होता है और ये विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। विकासशील देश में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार मिलता है। ये रोज़गार मिलने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है, इसलिए विकासशील देशों में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका उदाहरण है कपड़े बनाना और इलेक्ट्रिक के सामान बनाने जैसे काम। अब हमारा आता है बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये सबसे बड़ी इकाई है। इसमें कुटीर उद्योग से और बड़े छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें वाष्प चालित मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे वाष्प चालित मशीनों का आविष्कार हुआ, मतलब कि ये मशीनें कम समय में ज़्यादा उत्पादन करती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनके आविष्कार के बाद ये बहुत ज़्यादा विकसित हुए, जगह जगह पर इनकी फैक्ट्रीज़ लगी, इनकी इंडस्ट्रीज़ लगी। इसमें बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसीलिए स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसका प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए जैसे देशों में हुआ, जो कि विकसित देश हैं, वहाँ पर इनका प्रारंभ हुआ और अब ये पूरे विश्व में इसका क्षेत्र अब विकसित हो रहा है। उत्पादन के आधार पर हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, तो ये दूसरा प्रकार है। उत्पादन और उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसे 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा गैर आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो इन उद्योगों में दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में जैसे कि लोहा बनाया गया और फिर उसे दूसरी फैक्ट्रीज़ में भेज दिया गया। अब जहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनसे कुछ उपकरण बनाएंगी, इनसे कुछ सामान बनाएंगी, तो ये उन उद्योगों के लिए कच्चा माल हो गया। अब है हमारा गैर आधारभूत उद्योग।
तो गैर आधारभूत उद्योग, इनमें उपभोक्ता के लिए वस्तुएं निर्माण होती हैं, मतलब कि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन होता है। चीज़ कोई भी सामान फैक्ट्री से निकल कर आया और वो सीधे उपभोक्ता तक ही पहुंचता है, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है और चाय है। अब इनका कोई दूसरा उद्योग में ये नहीं जाएंगे और वहाँ पर इनके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं गैर आधारभूत उद्योग। गैर आधारभूत उद्योग उपभोक्ता के लिए बनाया जाता है, ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। और आधारभूत उद्योग ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे 2 प्रकार और बचे हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा वर्गीकरण किया जाता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। जो हमारे उद्योग कच्चे माल पर आधारित होते हैं, इसमें वो उद्योग रखे जाते हैं। पहला हमारा कृषि आधारित उद्योग। तो जहाँ पर हमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें चीनी, वस्त्र, चाय, कॉफ़ी और रबर जैसे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। दूसरा है हमारा खनिज उद्योग। खनिज उद्योग में हमारा कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब जो धातु होती हैं। अधात्विक खनिज में जो धातु नहीं होती, जैसे कि सीमेंट, चीनी मिट्टी इत्यादि। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लोह और अलोह। तो लोह जो चुंबक से चिपकते हैं और अलोह जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो इसमें कच्चा माल क्या होता है हमारा? तांबा, एल्युमिनियम, रत्न और आभूषण। अब हमारा रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक खनिज, जैसे प्लास्टिक, नमक और कृत्रिम रेशे, जो हमें प्रकृति से ही रसायन प्राप्त होते हैं, जैसे कि NaCl। तो NaCl को मिलाकर हम लोग नमक बना लेते हैं। नमक की बहुत बड़ी हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, तो इनमें वो उद्योग आते हैं। वन आधारित उद्योग, जिसमें कच्चा माल हमें जंगल से मिलता है। इसके उद्योग हैं हमारे फर्नीचर उद्योग, कागज़ और लाख उद्योग। लाख उद्योग वो उद्योग है जिसमें भारत एकाधिकार रखता है। एकाधिकार हम लोग किसे कहते हैं? जिसका प्रोडक्शन सिर्फ एक के पास हो, जो उस वस्तु का प्रोड्यूस अकेले ही करता है, उसे हम लोग कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। पशु आधारित उद्योग, जिसमें हमें कच्चा माल पशुओं से मिलता है, जैसे चमड़ा, ऊन, मांस और दूध, ये सब हमारे कच्चे माल हैं। तो इन पर कच्चे माल पर आधारित उद्योग हमारे 5 भागों में विभाजित किए जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट, जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है: सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हमें पता चल रहा है, इसमें जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है और प्रबंधन भी सरकार के पास होता है। इसमें वो उद्योग आते हैं जो सरकार समाज के कल्याण के लिए करती है। ये समाजवादी देशों की विशेषताएं हैं। इसमें प्रोडक्शन और उसका जो मैनेजमेंट होता है वो सरकार ही देखती है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं सड़क बनाना। तो सड़क बनाना भी हम लोग देखते हैं कि एक काम ही है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जो हमारा सड़क है इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है और इसका जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो बहुत दिनों बाद मिलता है और प्रॉफिट बहुत ही कम होता है या प्रॉफिट नहीं भी होता है। तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हमारी सरकार करती है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब हमारा आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो ये लाभ के लिए उद्योग किए जाते हैं। इसमें समाज के कल्याण का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, वो पूंजी निवेशक होता है। ये व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति अकेले भी कर सकता है या समूह में भी किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट वगैरह देखते हैं, तो जिसके जितने ज़्यादा शेयर हैं वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। ये पूंजीवादी देशों की विशेषता है, जहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का कह सकते हैं कि मिश्रण है। इसमें सरकार कल्याण पर ध्यान देती है और जो निजी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लाभ पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके के उद्योग हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि जहाँ पर लाभ भी ज़रूरी होता है और कल्याण भी ज़रूरी होता है। कल्याण के ऊपर ध्यान सरकार देती है और लाभ के ऊपर ध्यान निजी क्षेत्र देता है। तो ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है।
हम लोगों ने इन चारों पर आधारित उद्योगों को देख लिया कि कैसे आकार में बांटा जाता है, कच्चे माल पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है और उत्पाद स्वामित्व के आधार पर कैसे उद्योगों को बांटा जाता है। अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। परंपरागत जो हमारे पुराने उद्योग हुआ करते थे, हम लोग इसमें उन उद्योगों को पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? धातु पिघलाने वाले उद्योग और रसायन निर्माण और वस्त्र उद्योग, जिसमें धुएं की चिमनी वाले फैक्ट्रीज लगाई जाती थी। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि इस उद्योग में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी नवाचार आ रहा है, उसमें स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है। तो ऐसे उद्योगों को हम लोग परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग कहते हैं। इसमें रोज़गार के उच्च अवसर मिलते थे लोगों को, और ये उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जाते थे जहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसमें प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि इसमें जो धुएं की चिमनी होती है, ये वाले कारखाने इस्तेमाल किए जाते थे।